स्टूडेंट कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्मेनोरिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बाज़ औक़ात नहीं अक्सर औक़ात प्रॉफ में पूछा जाता है। ठीक है, डिस्मेनोरिया आपको पता होना चाहिए। और ये जो है बहुत ज़्यादा आपको फ्यूचर में भी ऐसे पेशेंट्स देखने को मिलेंगे कि डिस्मेनोरिया जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है ये फीमेल्स में। ठीक है, तो डिस्मेनोरिया क्या होता है? सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डिस्मेनोरिया जो है बेटे पेनफुल मेंस्ट्रुएशन को कहते हैं। अगर इसको मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन जो है उसको हम कहते हैं डिस्मेनोरिया। कि कुछ ख़वातीन होती हैं जिनको जो है पीरियड्स के दौरान जो है बहुत ज़्यादा पेन होता है तो उसको कहते हैं डिस्मेनोरिया। पेन ड्यूरिंग पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन। तो ये अगर मैं इसकी टाइप्स की बात करूँ तो दो तरह की इसकी टाइप्स होते हैं। एक होती है प्राइमरी डिस्मेनोरिया और दूसरा होता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि प्राइमरी है या सेकेंडरी है? तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया में ये होगा क्या, जब हम उससे हिस्ट्री लेंगे तो उससे पूछेंगे कि जब आपको मेंसेस आते हैं तो जब आपको शुरू होते हैं तो तब ही आपको पेन होता है और मतलब कितना पेन होता है, बहुत ज़्यादा होता है, शदीद होता है, या मेंसेस के दौरान होता है, या ये सारी चीज़ें जो हैं हम उससे पूछेंगे। इसमें ये होता है कि हमें कोई काज पता नहीं होती। प्राइमरी डिस्मेनोरिया में कोई काज नहीं होती जिसकी वजह से पेन हो रहा होता है। हम उससे पूछते हैं कि जब से आपको पीरियड शुरू हो रहे हुए हैं तब से ही आपको ये पेन है, तो तब मतलब कि वो इसी उस इंटेंसिटी का ही है और पेन है, तो उसको कहते हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया। और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में जो है उसको पहले जब हिस्ट्री लेंगे तो वो कहेगी कि मुझे पहले पेन नहीं होता था लेकिन अब मुझे पेन होता है। तो मतलब कोई सेकेंडरी इसमें काज हो सकती है जिसकी वजह से जो है उसके अंदर उसमें जो है पेन हो रहा होता है। ठीक है, अब सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की डिफरेंट काजेस हो सकती हैं। कौन कौन सी काज हो सकती है? इसमें जो है एडिनोमायोसिस इसकी एक काज हो सकती है जिसकी वजह से जो है उसको मेंसेस के दौरान पेन हो सकता है। उसके अलावा जो है एंडोमेट्रियोसिस, अगर कोई एंडोमेट्रियल टिश्यू जो है एंडोमेट्रियम के अलावा किसी और जगह पे जाके ग्रो करना शुरू हो जाए तो उसको कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। तो इससे भी जो है पेन हो सकता है। उसके अलावा जो है कोई पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो सकती है जिसमें इसके अलावा जो है सर्वाइकल स्टीनोसिस जो है ये भी बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से भी जो है हमारे पास पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होना शुरू हो जाती है। तो ये सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की टाइप में उसकी काजेज़ हैं कि हमने किसी काज की वजह से उसको पेन हो रहा होता है। कौन सी काज हो सकती है? एडिनोमायोसिस हो सकती है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो सकती है, कोई सर्वाइकल स्टीनोसिस हो सकता है। और प्राइमरी डिस्मेनोरिया का मैंने बताया कि उसमें कोई काज नहीं होगी, उसको शुरू से ही ऐसे पेन होता होगा। अच्छा, उसके अलावा जो है हमने बात करनी है कि क्या क्या काजेज़ हो सकती हैं। वैसे ओवरऑल जनरल काजेज़ में भी अगर मैं बात करूँ तो डिस्मेनोरिया की क्या एटियोलॉजी हो सकती है, क्या काज हो सकते हैं, तो उसमें भी जो है यही एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, सर्वाइकल स्टीनोसिस, ये सारी इसकी काज इसमें भी आ जाती हैं। अब हमने क्या करना है, हिस्ट्री लेनी है और एग्जामिनेशन करना है। अब हम हिस्ट्री क्या लेंगे उससे, हम उससे पूछेंगे कि शुरू से ही आपको जो है जब जब से आपके पीरियड स्टार्ट हुए तब से ही आपको ये पेन है और कितना है और कितना पेन होता है कि बेरेबल होता है, आपसे बर्दाश्त हो रहा होता है। उसके अलावा क्या अगर इतना ज़्यादा होता है कि आपको पेन किलर लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर वो बताए कि हाँ जी मैं पेन किलर लेती हूँ तो तभी जाके मेरा रिलीफ होता है, तो मतलब उससे भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो सकता है कि उसको डिस्मेनोरिया है। उसके अलावा जो है इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हिस्ट्री लेंगे, उससे उससे ये पूछेंगे। पोस्ट क्वाइटल हिस्ट्री भी हम पूछ सकते हैं कि कंसेप्शन के दौरान जो है तब तो ब्लीडिंग नहीं होती आपको, तो ये भी इफेक्टिव होती है पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग की हिस्ट्री। उसके अलावा जो है हम जो है ये भी पूछेंगे कि वेजाइनल डिस्चार्ज वगैरह की हिस्ट्री ले सकते हैं उससे। और उसके अलावा जो है हम उसका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे ताकि पल्पेशन से कोई मास वगैरह तो पल्पेट नहीं हो रहा। पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे कि पेल्विक मास वगैरह तो नहीं है। उसके अलावा जो है हम रेड फ्लैग साइन उसके बारे में पूछेंगे, जिसमें मतलब रेड फ्लैग साइन क्या होता है, उसमें जो है सर्वाइकल मास अगर हो तो तब जो है रेड फ्लैग्स हमें जो है उसका भी उससे आइडिया हो सकता है कि हमें पता चलता है कि कोई सीरियस पैथोलॉजी है, कोई पेल्विक मैस हो सकता है, कोई सर्वाइकल मैस हो सकता है, तो तब जो है ये भी एक रेड फ्लैग साइन होता है। जब हम एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं और हमें कोई पेल्विक मैस या सर्वाइकल मैस हमें फाइंड आउट हो तो हम कहते हैं कि रेड फ्लैग साइन है कि कुछ सीरियस मसला शुरू हो गया है। उसके अलावा जो है अगर मैं इन्वेस्टिगेशन की बात करूँ तो हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो इफेक्टिव ट्रीटमेंट है वो ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन है। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इससे हमें पता चल जाता है कि क्यों हो रहा है डिस्मेनोरिया, आइदर एंडोमेट्रियोसिस की वजह से हो रहा है या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है या कोई सर्वाइकल स्टीनोसिस है या क्या है। उसके अलावा जो है हम क्या करवा सकते हैं, हम जो है डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी करवा सकते हैं इस पेशेंट में। हमें लेप्रोस्कोपी क्या होती है, अब लेप्रोस्कोपी में भी हम कोई कैमरे के ज़रिए जो है
देखते हैं कि अंदर क्या क्या मसले हैं और यूट्रस को देखते हैं और सारा जो है। तो ये लेप्रोस्कोपी है, ये भी एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। उसके अलावा जो है हम स्वैब्स ले सकते हैं, हाई विजाइना से हम स्वैब ले सकते हैं, या एंडो सर्वाइकल स्वैब ले सकते हैं हम। ठीक है, एंडो सर्वाइकल स्वैब्स ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं स्वैब्स। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस में आ गई। हमने क्या करवाया, ट्रांस विजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाया, फिर लेप्रोस्कोपी करवाई, हाई विजाइनल एंडो सर्वाइकल स्वैब्स करवाई। ये 3 हमारे पास क्या है, इन्वेस्टिगेशंस है। अब मैं मैनेजमेंट की बात करूँ तो किस तरह से हम इस केस को मैनेज करेंगे। तो मैनेजमेंट में जो है, ट्रीटमेंट में सबसे पहला जो है हम उसको एनसिड्स देंगे। एनसिड्स क्या है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसमें मतलब आइबुप्रोफीन और इस टाइम से आती है ब्रोफीन। तो हम जो है वो उसको देंगे, तो उससे भी जो है उसका पेन कुछ हद तक रिलीफ हो जाएगा। उसके अलावा जो है हम क्या करेंगे, हार्मोनल कंट्रासेप्टिव जो है पिल्स, ये भी कुछ हद तक इफेक्टिव्स होती हैं। ठीक है, कंट्रासेप्टिव पिल्स, और इसमें जो है कंबाइंड होती हैं, और एक तो होती है कंबाइंड कंट्रासेप्टिव ओरल पिल्स, उसके अलावा जो है दूसरी जो होती है ओनली प्रोजेस्टिन पिल्स होती हैं। वो कहता है कि ये इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, बट अगर हम ओनली प्रोजेस्टिन पिल्स दें तो ये कुछ हद तक इफेक्टिव होती हैं। उसके अलावा एक बहुत जो गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है वो LNG-IUS सिस्टम ही है, ये लिवोनोगेस्ट्रोल इंट्रायूट्राइन सिस्टम, ये भी इसमें इफेक्टिव होता है। उसके अलावा जो है हम उसको लाइफ स्टाइल चेंज करने का कहेंगे। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोटापा, वो कहते हैं ना बीमारियों की जड़ है, तो मोटापे से जो है ना बहुत ज़्यादा मसले होना शुरू हो जाते हैं। हमने मोटापे का जिक्र PCOS में भी किया था कि ओबेसिटी की वजह से PCOS हो रहे हैं। फिर हमने जब आगे पढ़ा प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, उसमें भी हमने कहा था पेशेंट को कि अपनी लाइफस्टाइल चेंज करो, एक्सरसाइज करो, वज़न कम करो, हाई फाइबर वाली डाइट लो, तो उससे भी जो है वो ट्रीट हो सकती है। अब ये तीसरी जो हम बीमारी पढ़ रहे हैं डिस्मेनोरिया, इसमें भी हम उसको कहेंगे कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करो। लाइफस्टाइल चेंजमेंट से भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ जाता है, आपको डिजीज़ नहीं होती। उसके अलावा जो है हम उसको नेक्स्ट कहें कि अगर पेन है तो हीट से भी जो है कुछ हद तक इफ़ेक्टिव होता है ये भी। ये कुछ लोग पानी की बोतलें लाइक गर्म पानी करके फिर उससे कर रहे होते हैं मसाज वगैरह, या तो हीट देने से उस जगह को, तो उससे भी जो है वो ट्रीट हो सकती है। उसके अलावा जो है GnRH एनालॉग्स, ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है एनालॉग्स, ये भी कुछ हद तक इफ़ेक्टिव होते हैं। उसके अलावा अगर इन सारी चीज़ों से इनकेस ट्रीट नहीं हो रहा है पेशेंट, तो देन हम सर्जरी की तरफ जाते हैं। तो अगर सर्जरी में क्या कि अगर एंडोमेट्रियोसिस की वजह से हो रही है डिस्मेनोरिया, या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, सर्वाइकल स्टेनोसिस है, तो तब जो है हम सर्जिकली उसको ट्रीट करेंगे। आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। एक तो मैं आपको बुक से भी रीड करवा देती हूँ। तो डिस्मेनोरिया क्या होता है, डिस्मेनोरिया जो है वो कहता है कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है, और इसको एक्सपीरियंस कितना कर रही हैं वुमेन जो है 45 से 95% जो है, और रिप्रोडक्टिव एज के अंदर जो है हर तरह की खातन इसको एक्सपीरियंस करती हैं। उसके अलावा प्राइमरी डिस्मेनोरिया है, पेनफुल पीरियड है, और इसको ये शुरू से ही मिनारकी से ही उसको स्टार्ट ऐसे ही ऐसे पीरियड्स में पेन होना शुरू होता है, तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया। उसके अलावा सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की अगर मैं बात करूँ तो उसमें ये कहता है कि पेनफुल पीरियड्स होते हैं, और कब होते हैं, टाइम के साथ। पहले उसको पेन नहीं होता, बाद में पेन होना शुरू हो जाता है, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। उसकी काजेज हो सकती हैं कौन सी, एंडोमेट्रियोसिस, एडेनोमायोसिस, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, सर्वाइकल स्टेनोसिस, ये सारी जो है इसकी काजेज हैं। अगर हिस्ट्री एग्जामिनेशन की मैं बात करूँ तो उसमें हम क्वेश्चनिंग करते हैं कि कोई आप पेन किलर ले रही हैं, आपको जो है पेन की वजह से कभी ऐसा हुआ है कि जो है स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ी हो, या इस तरह से, तो सारी चीज़ें ये भी रूल आउट करती हैं। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में हम उससे सारी हिस्ट्री लेंगे, कि उसका एग्जामिनेशन करेंगे, पेल्विक कि कोई मैस वगैरह तो नहीं है, रेड फ्लैग देखेंगे। रेड फ्लैग्स क्या होते हैं कि उसमें जो है हम कोई मैस वगैरह अगर है, या हमें कोई एड्रोस सर्वाइकल मैस या कोई इस तरह का मैस नजर आता, तो ये एक साइन होता है कि सीरियस पैथोलॉजी है, तो तब हम जो है वो देखेंगे इसमें। उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन की अगर मैं बात करूँ तो ट्रांसविजनल अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाएंगे, डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी जो है ये भी एक इफेक्टिव टेस्ट है। उसके अलावा जो है अगर ये सारी चीज़ें इससे ठीक नहीं हो रही, तो उसके अलावा जो है हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट में अगर मैं बात करूँ तो मैनेजमेंट में जो है एनसिड्स देंगे उसको, नेप्रोक्सिन या आइबुप्रोफीन के नाम से आती हैं। उसके अलावा हार्मोनल कंट्रासेप्टिव्स देंगे, हार्मोनल कंट्रासेप्टिव्स में वही कंबाइंड देंगे या ओनली प्रोजेस्टिन पिल्स देंगे। उसके बाद LNG-IUS, ये जो है लिनोवोगैस्ट्रल इंट्रायूट्राइन सिस्टम, ये भी जो है इफेक्टिव होता है। लाइफ स्टाइल चेंजेस का कहेंगे, हीट का कहेंगे। उसके अलावा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग एनालॉग्स देंगे, सर्जरी में जो है सर्जिकल लेप्रोस्कोपी कर लेंगे, और उसके अलावा जो है ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं डिस्मेनोरिया में। आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब नेक्स्ट में इंशाल्लाह मैं आपको फर्दर जो है इम्प्लांटेशन और अर्ली प्रेगनेंसी चैप्टर 5 हम स्टार्ट करेंगे, उसमें जो है मिसकैरेज, टॉपिक प्रेगनेंसी, वो सारी कवर करवाऊंगी। थैंक यू।